तो स्वागत है आपका राजस्थान आर्टिकल्चर की इस अमेजिंग क्लास में। पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था राजस्थान के लोकगीतों के बारे में चर्चा करना, जिसमें हम राजस्थान के लोकगीतों के बारे में पूर्णतः डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास होने वाली है इसी से संबंधित राजस्थान के लोकगीतों में लोक गायन शैलियाँ और जो संगीत घराने हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले जो लोकगीतों के बारे में जो स्टेटमेंट दी गई हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये भी एग्जामों में पूछे जाते हैं। आजकल के फॉर्मेट को देख के ये भी कहीं कहीं पे पूछे जा सकते हैं, तो इसी कारण मैंने इसे ऐड किया है। देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा था लोकगीतों के बारे में कि लोकगीत हमारे संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं। ये स्टेटमेंट किसकी है? तो ये स्टेटमेंट देवेंद्र नाथ सत्यार्थी की है। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा भी एक स्टेटमेंट दी गई लोकगीतों के बारे में कि लोकगीत हमारी संस्कृति के सुखद यादों को ले जाने वाले वाक होते हैं। मतलब ये स्टेटमेंट किसकी है? तो ये स्टेटमेंट रविंद्रनाथ टैगोर की है। उसके बाद गांधी जी ने हमारे लोकगीतों के बारे में कहा कि लोकगीत जनता की भाषा है और ये हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। उसके बाद एक बुक आती है स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फैक्नर माइथोलॉजी एंड लेजेंड। इसमें क्या कहा गया? तो इसमें कहा गया कि लोकगीत उस जनसमूह की संगीतमय रचना है जिसका साहित्य लेखनी अथवा छपाई से नहीं वरन मौखिक परंपरा से अनवरत संबंध रहता है। तो जैसे कि आप भाषा के अनुरूप समझ गए होंगे कि ये कहना क्या जाता है। तो ये 4 स्टेटमेंट है जो आपको याद रखने हैं लोकगीतों के बारे में। ये 4 स्टेटमेंट हैं जो आपको एग्जामों में पूछे जाते हैं और आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं प्रमुख लोक गायन शैलियों के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है मांड गायन शैली, जो जैसलमेर क्षेत्र में फेमस है। जैसा कि आपको पता है कि जैसलमेर क्षेत्र का ओल्ड नेम मांड या फिर वल प्रदेश है। इस लोक गायन शैली को शास्त्रीय गायन शैली भी कहते हैं। मतलब ये लोक गायन शैली की शास्त्रीय शैली है। क्षेत्रीय विविधताओं के आधार पर बीकानेरी, जोधपुरी, उदयपुरी, जयपुरी मांड गायन शैलियों का विकास हुआ। उसके बाद हम देखते हैं केसरिया बालम, जो राजस्थान का राज्य गीत है, वो भी इसी गायन शैली में गाया जाता है। और अल्लाह जिलाबाई जो इसकी प्रमुख कलाकार हैं, वो बीकानेर से संबंधित हैं और गंगा सिंह जी जो थे उनके दरबार में ये गाती थी और जिन्होंने ये केसरिया बालम सर्वाधिक बार गाया है। इसमें राग कौन सा है? तो भाऊ राग गाया जाता है। उसके बाद प्रमुख कलाकार के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें आता है सबसे पहले गौरी देवी, जो बीकानेर से संबंधित हैं। उसके बाद एक गौरी देवी और हैं जो पाली से संबंधित हैं। उसके बाद बेगम बन्नो जो जयपुर से संबंधित है, मांगी बाई उदयपुर से संबंधित हैं, और जमीला पानो या फिर जमीला पन्नो जो जोधपुर से संबंधित है। उसके बाद मांगणियार गायन शैली, जो जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में फेमस है या फिर मारवाड़ क्षेत्र में फेमस है। इस गायन शैली को यूज़ कौन करते हैं? तो मांगणियार कम्युनिटी के जो मुसलमान होते हैं वो इस गायन शैली को यूज़ करते हैं, जिसमें कि 6 तो राग होती हैं और 36 रागनियाँ होती हैं। इस गायन शैली को गाते समय कौन कौन से वाद्य यंत्र यूज़ किए जाते हैं? तो कामयचा व खड़ताल वाद्य यंत्र का यूज़ किया जाता है। खड़ताल के जादूगर सदिक खां मांगणियार और कामयचा के जादूगर कमल सकार खां। ये हम जब लोक वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ेंगे तब भी इसके बारे में पढ़ेंगे। बाड़मेर के हावड़ा और बिसु कला इस गायन शैली के लिए फेमस हैं। तो अगर आपको पूछ ले कि मंगणियार गायन शैली के लिए कौन सा गांव फेमस है, तो हड़वा और बिसु कला ये इस गायन शैली के लिए फेमस है और ये दोनों गांव स्थित कहाँ हैं? तो बाड़मेर में। प्रमुख कलाकार की बात करें तो सकार खां, जो जिन्होंने 2012 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद उस्ताद अनवर खां, जिन्हें 2020 में पद्मश्री मिला, और रुक्मा देवी जो मांगणियार जाति की पहली महिला गायिका हैं। उसके बाद लंगा गायन शैली, जो मारवाड़ क्षेत्र में गाई जाती हैं। लंगा कम्युनिटी के लोग गाते हैं इसे, और ये लंगा कम्युनिटी के लोग पहले क्या करते थे? तो ये वंशावलियों का वाचन करते समय इस गायन शैली में गीत गाते थे। उसके बाद वाद्य यंत्र, इसमें सारंगी, मुरली, सिंगी, सारंगी और मुरली वाद्य यंत्र का यूज़ किया जाता है। इसके प्रमुख कलाकार करीम खां लंगा, फुसे खां लंगा, अलाउद्दीन लंगा हैं। लंगा व मांगणियार ये दोनों सिंध की जातियाँ थी, सिंध की मुस्लिम जातियाँ थी जो इस क्षेत्र में आई, और ये कार्य क्या करती थी? तो ये प्राचीन समय में राजाओं के मनोरंजन का कार्य करती थी। उसके बाद तालाबंदी गायन शैली, जो मेवात क्षेत्र में फेमस है। मेवात क्षेत्र कौन सा है? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली।
ये जो क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र उसे मेवात क्षेत्र कहते हैं, जिसमें अलवर व भरतपुर का क्षेत्र आता है। ब्रिज में भी अलवर भरतपुर क्षेत्र आता है और डांग में भी वही क्षेत्र आता है। ये क्या हुआ तो जो औरंगजेब था उसके द्वारा इस संगीत पर पाबंदी लगाई गई। तब से इस संगीत का नाम तालाबंदी गायन शैली कर दिया गया। इसमें क्या क्या यूज़ किया जाता है तो तबला और हारमोनियम वाद्य यंत्र का यूज़ किया जाता है। इसका उद्गम औरंगजेब के बाद हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसका आयोजन कुश्ती की तरह किया जाता है और इसे संगीत का दंगल भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं फड़ गायन शैली, जो फड़ चित्रण के साथ गाई जाती है। और फड़ चित्रण फेमस कहाँ है तो फड़ चित्रण शाहपुरा का फेमस है। और फड़ किस किस की फेमस है तो रामदेव जी, बाबू जी, देवनारायण जी, गोगा जी और डूंगर जी जवाहर जी की फड़ मोस्ट फेमस है। इसके अलावा भी अभी जो बॉलीवुड की सेलिब्रिटी हैं उनके जीवन गाथा पर भी फड़ का चित्रण किया जा रहा है। जैसे कि अमिताभ बच्चन की जीवन गाथा पर भी फड़ का चित्रण किया गया है। उसके बाद हवेली गायन शैली, जो श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा की फेमस है। श्री कृष्ण के बाल रूप में जो संगीत प्रस्तुत किया जाता है वो इस हवेली गायन शैली में फेमस है। उसके बाद वाद्य यंत्र, इसमें मृदंग व पखावज का यूज़ किया जाता है। ये शैली राजसमंद, कोटा व भरतपुर में फेमस है। उसके बाद ध्रुपद गायकी या फिर ध्रुपद गायन शैली, जिसका विकास ग्वालियर के शासक मान सिंह तोमर के दरबारी बिजू बावरा द्वारा किया गया। इसने इसे 4 भागों में बाँटा। मतलब आगे जाकर इसके बहुत से भाग हुए जिनमें 4 फेमस हैं। गोहिरवाणी जो ग्वालियर का फेमस है, उसके प्रवर्तक तानसेन को माना जाता है। उसके बाद डांगुर वाणी जो जयपुर की फेमस है। ब्रिजनंद इसके कलाकार मतलब ब्रिजनंद जो हैं वो इसके प्रवर्तक हैं। इसके कलाकार बारम खां हैं। उसके बाद नोहिरवाणी जो जयपुर की फेमस है और श्रीचंद नौहर इसके प्रवर्तक हैं। उसके बाद खंडारवाणी जो उनियारा टोक की फेमस है और सम्मोखन सिंह इसके प्रवर्तक हैं। उसके बाद इस ध्रुपद गायन शैली की प्रथम महिला कलाकार राजस्थान से मृदु भट्ट तेलंग है। उसके बाद हम देखने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख संगीत घराने। ये 7-8 संगीत घराने हैं जो आपको देखना है। उसमें सबसे पहले आता है जयपुर संगीत घराना, जो ख़याल गायन शैली का फेमस है। मतलब इसमें मतलब जो ख़याल होते हैं, लोक नाटक में ख़याल आती हैं, तो उस ख़याल को गाने के समय जो घराना फेमस है तो वो जयपुर घराना है, जिसके संस्थापक मनरंग खां या फिर भूपत खां हैं। इसके अदर कलाकार मोहम्मद अली कोठीवाले, मंजी खां, बुर्जी खां, मैंगू खां, मैंगू बाई, केसर बाई। और इसकी विशेषता क्या है तो जोड़ रागों पर महारत, मतलब जो संगीत में जोड़ राग होते हैं उस पे जो महारत किए हुए कलाकार होते हैं वो इस गायन शैली में गाते हैं। उसके बाद पटियाला घराना, जिसके प्रवर्तक आलिया फतू हैं। मतलब आलिया फतू, ये 2 कलाकार हैं, एक तो फ़तेह अली और अली बख्श खां। ये जयपुर घराने की उप शाखा है। इसके फेमस कलाकार गज़ल कलाकार गुलाम अली हैं। उसके बाद अंतरोली घराना, जो साब खां इसके प्रवर्तक माना जाता है, ये भी एक जयपुर घराने की उपशाखा है। इसके अदर कलाकार अल्लादिया खां हैं, जो संगीत सम्राट भी हैं। और माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूज़िक का खिताब भी इनको मिला है। उसके बाद मानतोल खां, जो रुलाने वाले फ़कीर के नाम से फेमस हैं। और किशोरी आमेडकर इस घराने के फेमस हैं। उसके बाद बिनकार घराना, जो जयपुर के राम सिंह द्वितीय के काल से फेमस हुआ और इसके प्रवर्तक रब्बच अली बिनकार हैं। उसके बाद मेवाती घराना, जो ग्वालियर की उपशाखा है, जिसके प्रवर्तक गग्गे नाजिर खां को माना जाता है। उसके बाद ये मारवाड़ के जसवंत सिंह के दरबारी संगीतकार थे। और इसके जो फेमस कलाकार हैं मोतीराम, ज्योतिराम और पंडित जसराज। उसके बाद रंगीला घराना, जिसके प्रवर्तक रमजान खां रंगीला हैं और ये मारवाड़ से संबंधित हैं। और इसके एक अदर कलाकार मियाँ रंगीला हैं। उसके बाद डांगर घराना, जो बहराम खां डांगर इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। गोपाल दास भी इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। और इसके कलाकार बैरम खां डांगर और गोपाल दास हैं। इसकी विशेषता क्या है तो ध्रुपद की डांगर वाणी हेतु फेमस है। मतलब ध्रुपद गायकी जो गायन शैली है उसके जो डांगर घराना है वहाँ का ये फेमस है। उसके बाद लास्ट आता है अपना
सोनिया घराना जो सूरत सेन इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, जो तानसेन के पुत्र थे। और ये भी घराना जयपुर घराने से संबंधित हैं। यहाँ पर इसे सितार वादियों का घराना कहते हैं। सितार जो एक वाद्य यंत्र है, उसके जब वादन करते हैं उसे हम सितार वादी कहते हैं। उसका घराना अगर हमें पूछ ले तो वो सैनिया घराना है। उसके बाद कथक शैली का घराना है, एक लास्ट बचा हुआ है जिसके प्रवर्तक भानोजी जाट को माना जाता है। और इसका प्रतिनिधि या फिर आदिम घराना जयपुर घराना को माना जाता है। हमने जब लोक नृत्य पढ़े थे उसमें भी हमने कथक शैली के बारे में कथक का आदिम घराना जयपुर को कहा था। इसकी शाखाएं 5 शाखाएं हैं: नायक नथुलाल शाखा, गिरधारी लाल शाखा, शंकरलाल बद्रीप्रसाद शाखा, पूर्णराम शाखा और भानुजी शाखा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास में हमने राजस्थान के लोकगीत पूर्ण कर लिए हैं। लोकगीतों में हमने सबसे पहले लोकगीतों के बारे में पढ़ा, उसका क्लासिफिकेशन किया। उसके बाद जो गायन शैलियाँ हैं उसके बारे में पढ़ा। और फिर जो संगीत घराने हैं, राजस्थान के प्रमुख संगीत घराने 8 संगीत घराने हैं जिनके बारे में पढ़ा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे सिस्टमेटिक नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और कमेंट करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।